ज़रा हटके में खुशामदीद। शाहज़ेब जिलानी, वसतुल्लाह ख़ान और ज़रार खोड़ो का सलाम कबूल कीजिए। आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते मुल्क में एक इलेक्शन हुआ था। आज 14 फरवरी है, तो मेरा ख्याल एक हफ्ता 8 को हुआ था और आज वैलेंटाइंस डे भी आ गया। हाँ हाँ, तो वो प्यार मोहब्बत की बातें चल रही हैं सियासी लेवल पे। कल हो गई हो गया वैलेंटाइंस डे मना लिया। आई लव यू, यू लव मी टू, वो भी हो गया। अच्छा, बड़ा कंडीशनल है। इफ यू लव मी देन आई लव यू। ठीक है, इफ यू डोंट लव मी देन आई डोंट लव यू। हाँ, मैं पूरी जिंदगी में ऐसा ही हुआ। वैसे साहब ने कभी इस तरह से मोहब्बत नहीं की। तो अब हम नहीं है जो टूटे। हम ये जानते हैं कि पिछले चंद दिनों में जो कोशिशें चल रही थी गवर्नमेंट बनाने की, उससे जो पिक्चर इमर्ज हो रही है वो ये कि शहबाज शरीफ साहब नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर के लिए कोशिश कर रहे हैं। पंजाब में मरियम नवाज को नॉमिनेट किया गया है। तय हो चुका है? नहीं, अभी देखें ना, तय नहीं हुआ अभी मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि अभी तक आज भी पीपल्स पार्टी की और उनकी गुफ्तगू चल रही है। वो कह रहे हैं कि आप पीपल्स पार्टी वालों को कि आप कैबिनेट में आए, वो कह रहे हैं कि हम नहीं आएंगे। तो सिंधी में कहते हैं रुसण पर चढ़, वो चल रहा है। कल भी मीटिंग, नाम पे तो इत्तेफाक हो गया ना, नाम पे इत्तेफाक हो गया है। अभी खदोखाल तय होने। हमें जानते हैं कि पीपल्स पार्टी कह रही है कि हमें पार्लियामेंट्री पोजीशंस हमें चाहिए, नेशनल असेंबली का स्पीकर, सेनेट का चेयरमैन, गवर्नर्स वगैरह। तो ये चीज़ अभी तय होनी बाकी है, लेकिन ब्रॉडली हमें ये पता है कि उनके पास जो नंबर्स हैं वो पूरे हो जाएंगे। 152 सीटें हैं इनके पास। 169 पे जो है सिंपल मेजॉरिटी बना देंगे वो कोटे की सीटें मिला के। अच्छा, अब जो PDM 1 के बड़े इत्तेहादी थे मौलाना फजलुर रहमान साहब, आज वो गरजे बरसे और उन्होंने कहा कि जी कि मेरे साथ बड़ी धांधली हुई है, और उन्होंने मियाँ साहब को लाडला कह दिया और कहा कि जब ये लाडले की सियासत होगी तो फिर लाले पड़ जाएंगे। ज़ाहिर है कि फजलुर रहमान साहब का अपना एक वज़न है और जब वो बोलते हैं तो उसे काफ़ी गौर से सुना जाता है। उनकी जो परफॉर्मेंस रही उनकी पार्टी की खैबर पख्तूनख्वा में, वो उनके लिए एक लम्हा फ़िक्रिया भी है। लेकिन ये बात है कि फजलुर रहमान साहब ने कहा कि इन तमाम तर बातों के बावजूद हम पार्लियामेंट में बैठेंगे, लेकिन ऑपोजिशन में बैठेंगे। और उन्होंने मियाँ साहब को भी कहा कि आप हमारे साथ आके बैठें। और एक उन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट सिग्नल दिया जो मिस नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि PTI से हमारा ज़हनी फासला है मगर वो भी दूर हो सकता है। वो भी दूर हो सकता है, तो गुंजाइश मौजूद है। लचकदार मौलाना PTI के लिए जनाब। अच्छा, अब इस पूरे मामले में एक जो बहस चल पड़ी है वो ये कि मुस्लिम लीग नवाज़ ने इलेक्शन लड़ा था मियाँ साहब के नाम पे, और मियाँ साहब अब थोड़ा बैकग्राउंड में जाते नज़र आ रहे हैं। काफ़ी चहमगोइयाँ हुई। मैं एक ट्वीट देख रहा था मोहम्मद ज़ुबैर साहब की, जिसमें उन्होंने कहा कि नून लीग ने नवाज़ शरीफ के साथ इंसाफ नहीं किया, और जो मियाँ साहब के जो चाहने वाले हैं वो ये समझ रहे हैं कि उनके साथ ज़्यादती हुई है। अब ये बात किस हद तक सही है? बहस में आज मरीम नवाज़ शामिल हो गई। उन्होंने कहा कि अगर किसी को कहीं पे ये इम्प्रेशन है कि मियाँ साहब सियासत से रिटायर हो रहे हैं तो ऐसा नहीं है। वो आइंदा 5 साल भरपूर सियासत करेंगे, वफाक में पंजाब में हमारी रहनुमाई करेंगे, सरपरस्ती करेंगे। तो वेदर यू लाइक नवाज शरीफ और यू डोंट लाइक नवाज शरीफ, बात अपनी जगह पे ये एक हकीकत है कि 4 दहाइयों से पाकिस्तान की सियासत में वो उनका एक अहम रोल रहा है। आप कह सकते हैं कंस्ट्रक्टिव रहा, डिस्ट्रक्टिव रहा, लेकिन क्या हमें ये नज़र आ रहा है कि वो वाकई थोड़ा सा पस मंज़र में जाके अपनी साहबजादी को आगे लाना चाह रहे हैं, अपने भाई को वो प्राइम मिनिस्टर के लिए इनकरेज कर रहे हैं? इसको नून लीग के हल्के कैसे देख रहे हैं एंड व्हाट डज़ इट मीन हमारी पॉलिटिक्स के लिए? हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं मिफ्ता इस्माइल साहब, साबिक वज़ीर ख़जाना, नवाज शरीफ से करीब रहे हैं, उनके साथ काम भी किया है। मिफ्ता इस्माइल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। आपका क्या असेसमेंट है कि क्या हम वाकई ये देख रहे हैं कि पूरा एक इलेक्शन जो है जो मियाँ साहब के नाम पे लड़ा गया, फ्रंट पेज एड्स सामने आए कि पाकिस्तान को नवाज दो, उसके बाद क्या हम अब वाकई इस फेज़ में जा रहे हैं कि हम इसको मियाँ साहब की सियासत का एक इख्तिताम समझें, उनकी ज़ाती सियासत का? जी शुक्रिया। देखें, मियाँ साहब की ज़ाती सियासत का इख्तिताम तो बिल्कुल नहीं समझना चाहिए क्योंकि मियाँ साहब आज भी मुस्लिम लीग नून के कायद हैं, उसके रुए रवा हैं रैली, और मुस्लिम लीग नून जो है वो उन्हीं के उस पर चलती है, इंस्ट्रक्शंस पे भी चलती है, और उन्हीं के फ्रेंचाइज है जिसकी वजह से वोट मिलता है। और
फैक्ट कि उनके भाई जो हैं शहबाज साहब इस्लामाबाद में होंगे और बेटी मरियम साहिबा लाहौर में होंगी, तो दैट लीव्स मियाँ साहब विद कंसिडरेबल पॉलिटिकल पावर इन पाकिस्तान। तो ये कहना कि मियाँ साहब सियासत से रिटायर हो रहे हैं मेरे ख्याल से दुरुस्त नहीं है, शायद एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी से डायरेक्ट रिटायर हो गए हैं, ये कहना मेरे ख्याल से ज़्यादा सही होगा। अच्छा, हमने जो बॉडी लैंग्वेज भी देखी मियाँ साहब की, जिस दिन ये इलेक्शन के बहुत आहिस्ता आहिस्ता से रिजल्ट्स आ रहे थे, फिर उन्होंने आके एक स्पीच की, मैं ये कहूँगा हमें तो लगा कि काफ़ी डिजेक्टेड थे, और जो उनकी एक्सपेक्टेशंस थी, जो हम कहते रहे यहाँ मीडिया पे भी कि जी वो लाडला है, रेड कार्पेट ट्रीटमेंट मिल रहा है, केसेस ख़त्म हो रहे हैं, जो पूरा एक माहौल था मुल्क में, जो इलेक्शन डे पे जो कुछ हुआ वो तो काफ़ी डेवस्टेटिंग था। जहाँ तक आप उनको जानते हैं, व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग थ्रू हिज माइंड? आई थिंक देखें, ये मेरे ख्याल से ये शायद सोच रहे होंगे कि यार हमारा वोटर नहीं निकला, और ये बात दुरुस्त है कि जो वोटिंग पॉपुलेशन थी, वोटिंग परसेंटेज वो इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन इमरान खान साहब का वोटर निकला है, मियां नवाज शरीफ का वोटर नहीं निकला। अब वो वोटर क्यों नहीं निकला? आपने 25% से ज़्यादा महंगाई है 16 महीने तक, आपने इलेक्शन कैंपेन में अपने लेटेस्ट दौर की बात नहीं की, तो ये आवाम को फिर भी वो याद था। तो आई थिंक कि पीपल अंडरस्टैंड कि ये जो है वो एक इन्फ्लेशन के ख़िलाफ़ वोट था। मुस्लिम लीग नून को ये भी सोचना होगा कि उनका बयानिया क्या है। आज एहसन इकबाल साहब ने बड़ा अच्छा एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने ये बात की है कि शायद हमको कोई इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है। देखें, हर साल आज इस बार इलेक्शन में जो जिसने वोट दिया है वो 2013 में 8 साल का भी हो सकता है और 12 साल का भी हो सकता है। तो उस बच्चे को आप 2013 की स्टोरियाँ अगर सुनाएंगे तो वो इतनी कारामद या नहीं होंगी। तो मेरे ख़्याल से मुस्लिम लीग नून का जो सबसे बड़ा मैं समझता हूँ चैलेंज है वो ये नहीं है कि उन्होंने काम नहीं किया और पीछे काम किया है उन्होंने। उनका जो चैलेंज है कि वो आज के दौर में कितने रेलेवेंट हैं, उनको ये बयानिया एक बनाना पड़ेगा जिस बयानिया के साथ ये चल सकें। और वो जो इन्होंने वोट को इज्जत दो का बयानिया छोड़ा है उसका भी नुकसान इनको आज हुआ है। ये अच्छा मिफ्ता साहब, आपने एहसन इकबाल साहब की ट्वीट का हवाला दिया, तो उसी ट्वीट को पढ़ते हुए कुछ एक ये भी फीलिंग आ रही है कि वो नून लीग को भारत की कांग्रेस पार्टी के साथ भी कंपेयर कर रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि ये उसी रास्ते पे चल रहे हैं नून लीग? मुझे नहीं पता। अब देखें, वहाँ पे बीजेपी ने बहुत काम करके दिखाया है। गो के मोदी साहब भी बड़े पॉपुलिस्ट हैं लेकिन वो नेशनलिस्ट भी हैं, उन्होंने एक हिंदू एक्सट्रीमिज़म को सहारा लेकर आगे चले हैं। खान साहब की जो 4 साल की हुकूमत थी वो कोई इतनी कारामद नहीं थी, मईशत के तौर पे वो सक्सेसफुल कहीं पर भी नहीं थी। और पाकिस्तान में इन्फ्लेशन भी उन्होंने उनकी हुकूमत में बढ़ाया और दीगर चीज़ें भी हुई हैं। एंड मुस्लिम लीग थिंक्स, एंड आई थिंक परहैप्स राइटली सो, कि इनके पास कॉम्पिटेंस है, ये डिलीवरी दे सकते हैं। लेकिन इनको ये भी बात समझनी होगी कि आज लोग डिलीवरी क्या मांग रहे हैं। मेरे ख्याल से ये रोड रास्ते जो हैं वो एक जगह पे ठीक हैं, लेकिन इस वक्त पंजाब में मिसाल के तौर पर एजुकेशन रिफॉर्म्स के ऊपर अगर बात करें, प्राइवेटाइजेशन के ऊपर एजुकेशन की बात करें, यानी कि वाउचर्स देने का स्कूल का, हुकूमत गरीब लोगों को आगे लाए, रूरल इनकम्स की बात करें, थोड़ी सी रूरल एग्रीकल्चर सपोर्ट की बात करें, थोड़ा सा अपना अगर वो चेंज करेंगे और नैरेटिव चेंज करेंगे तो रेलेवेंट रहेंगे, वरना मुश्किल हो जाएगा। मिफ्ता साहब, जिस तरह आपने कहा कि रिफॉर्म्स की भी आपने बात की और आप इकॉनमी पे भी काफ़ी बात करते हैं, ये बताएं कि ये अगर शहबाज शरीफ साहब बन जाते हैं, हम इलेक्शन से पहले भी ये स्पेकुलेशन कर रहे थे कि क्या डार साहब वापस आएंगे या नहीं, तो IMF में वापस जाना है, वो मजबूरी है, वो तय है। आप क्या देख रहे हैं कि ये जो नई गवर्नमेंट बनेगी, कमज़ोर सी गवर्नमेंट, कोalition गवर्नमेंट, इसमें कॉम्पिटेंस होगी? और फाइनेंस मिनिस्टर फिर आप क्या देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं? देखिए, अभी तक कोई ऐसा नाम नहीं आया। डिफ़ॉल्ट में तो आप यही समझें कि डार साहब ही होंगे, लेकिन अभी तक कोई और नाम नहीं आया। एक आध बैंक के सदूर का हमने नाम सुना था, बैंक के सदर का, लेकिन पता नहीं वो बनते हैं कि नहीं। ही वुड बी अ गुड पर्सन दो। IMF पे जाना बहुत ज़रूरी है, कोई प्लान बी नहीं होता। IMF इज़ लाइक आपकी हस्पताल समझ लीजिए या ICU समझ लीजिए, तो उसका कोई प्लान भी नहीं होता। अगर आपको एंजियोग्राफी की और एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत है तो इसका कोई प्लान भी नहीं है। मतलब मतलब यू हैव टू गेट इट डन। सो IMF जाना ज़रूरी है। अब अगर डार साहब जैसी शख्सियत IMF में होती है, सॉरी वज़ारत ख़जाना में होती है, तो आपको ये भी देखना है कि आप IMF को क्या मैसेज भेज रहे हैं कि हाउ सीरियस आर यू अबाउट IMF प्रोग्राम, हाउ सीरियस आर यू अबाउट स्टिकिंग टू द प्रोग्राम।
तो ये सारी चीज़ें सोचनी हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि मुस्लिम लीग के कुछ टीम के जो सीनियर अराकीन थे, ख्वाजा साद रफ़ीक मिसाल के तौर पर, खुर्रम दस्तगीर, वो इलेक्शन में पीछे रह गए, तो ये मुस्लिम लीग को एक ये भी धचका लगा है। अच्छा, ये जो हम बातें सुन रहे हैं कि पीपल्स पार्टी अगर ना मानी और गवर्नमेंट को ज्वाइन नहीं किया, तो हमारे यहाँ वो जो हम हमेशा कहते रहते हैं कि जी के हमें रिफॉर्म्स करनी है, स्टेट एंटरप्राइजेज जो लॉस मेकिंग है उनको प्राइवेटाइज करना है, PIA की बात चल रही है, और हमें पता है कि फिर वो पीपल्स पार्टी जो है वो पॉपुलर स्टांस लेती है, वो आके इन रिफॉर्म्स को पहले भी रोकती आई है। तो हमें अपनी एक्सपेक्टेशंस अब क्या करनी चाहिए, क्या कारनामे दिखा सकती है ये नई गवर्नमेंट अगर इस हाल में ये चलेगी तो? देखिए, पीपल्स पार्टी, जब मेरा जो तजुर्बा था पीपल्स पार्टी के साथ, वो इतनी कोई हर्डल्स उसने नहीं खड़े करे कोalition के अंदर। वो सिवाय इसके कि अगर मुस्लिम लीग नून ने अपने 2 वज़ीर और डाल दिए तो पीपल्स पार्टी बोलेगी हमारे भी 2 वज़ीर और डाल दो, बार्गेनिंग। लेकिन इसके अलावा उन्होंने कोई हर्डल्स नहीं खड़े करे। लेकिन प्राइवेटाइजेशन एक सब्जेक्ट ऐसा है कि जिसमें पीपल्स पार्टी की आइडियोलॉजिकल पोजीशन डिफरेंट है मुस्लिम लीग नून से। लेकिन मेरे ख्याल से ये SIFC के तहत जो है वो शायद चीज़ें हो जाएंगी, और ये काफ़ी चीज़ें नागुज़ीर भी हैं प्राइवेटाइज़ करना, वरना कीमतें कम नहीं होंगी बिजली और गैस की अगर आप इसकी निचकारी नहीं करेंगे। और PIA का तो नुकसान 100 अरब रुपए का साल का है। तो मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी इतनी ओपन माइंडेड है कि इन चीज़ों पे आप इनको मना सकते हैं, बिलखुसूस अगर ये बाहर हुकूमत के खड़े हैं तो आप इनसे बात कर सकते हैं, मतलब प्रैग्मेटिक अप्रोच लेंगे। अच्छा मुफ्ती साहब, एक थोड़ा सा अगर एक बिग पिक्चर को देखें, मुझे तो लगता है कि अगर 2029 में या जब भी अगले इंतखाबात हों, और उम्मीद है कि 5 साल बाद ही होंगे, पता नहीं, तो उसमें अगर दोबारा मैनिपुलेशन देखने को मिली तो लोग कहेंगे, जिसका फायदा होगा वो कहेगा तो क्या हुआ, 2024 में भी हुआ था, ठीक है, जैसे 2024 में अभी हम कह रहे हैं हाँ तो क्या हुआ, इतनी क्या बड़ी बात है, ठीक हो गया, 2018 में भी हुआ था। तो यार आपको क्या लगता है कि ताहयात हम यूं ही चलते रहेंगे, कंट्रोवर्शियल इलेक्शंस, स्प्लिट, या अकॉर्डिंग टू सम पीपल स्टोलन मैंडेट, क्या इस तरह नॉर्मलाइज होता जा रहा है? नॉर्मलाइज तो हो ही गया मेरा ख्याल है। क्या इसी तरह चलता रहेगा आपका ख्याल है, या इस दफा कुछ डिफरेंट होते हुए नजर आ रहा है आपको? देखिए, हमने ये देख लिया है कि सियासी पार्टियों को इलेक्शंस में रिगिंग से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हमने ये देखा है कि सियासी पार्टियों को इलेक्शन में उसी रिगिंग से ऑब्जेक्शन है जो इनके खिलाफ होती है। वरना मेरे ख्याल से जो पार्टियां हैं वो बड़ी खंदा पेशानी से रिगिंग बर्दाश्त कर लेती हैं अगर इनके हक में होती है तो 2018 की जो बात है वो PTI वाले हमारे भाई और दोस्त इतनी नहीं करते, और 2024 की बात आप देखेंगे कि शायद दीगर पार्टी वाले इतनी ना करें। उम्मीद ये कर सकते हैं कि मेरा ये ईमान है कि अवाम का इजमा जो होता है वो सही चीज़ पे होता है, और अगर आप लोगों को ये करने दें, वक्ती तौर पर हो सकता है कि गलत लोग इलेक्ट हो जाएं, लेकिन अगर आप सही चीज़ करने दें तो मेरे ख्याल से एक आध इलेक्शन साइकिल में अवाम खुद सही चूज़ कर लेंगे। तो मेरा ये ईमान है कि आप अवाम की राय को मुकद्दस माने, सिस्टम को चलने दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गाड़ी का इंजन चलेगा तो फिर इंजन साफ होगा, लेकिन कोई आसार तो नहीं, कोई चलने नहीं देता, वो ड्राइवर का मसला है सारा। चले एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आएंगे तो ज़रा बात करते हैं सियासत की भी और बलूचिस्तान की खास तौर पे। वेलकम बैक। टीवी के कैमरे और रिपोर्टर और हम सब लाहौर और इस्लामाबाद में इतने उलझे हुए हैं कि बलूचिस्तान में भी अच्छा खासा हो रहा है, मगर वो सबसे आखिर में उसकी बारी आती है हमेशा की तरह। हालांकि वहाँ बेचैनी ज़्यादा है, इंतखाबी बेकायदगियों को लेके अच्छा खासा शोर है। तकरीबन हर जमात, चाहे वो जीती है या हारी है, वो शोर मचा रही है, धांधली हो गई। इत्तलात आ रही हैं कि वहाँ शाहराहों पे जो है धरने हैं, दोबारा गिनतियों के मुतालबे हैं। चमन में PK मैप का एक सूबाई उम्मीदवार, उसका कहना है कि मैं तो जीत गया था, फिर मुझे हरा दिया गया, तो उसके हज़ारों हामी वहाँ धरना दिए बैठे हैं। तकरीबन 6 दिन गुजर गए हैं, यानी इलेक्शन के फ़ौरन बाद से। जबकि जो सरहदी शहर है बलूचिस्तान और सिंध का हब, वहाँ आज दोबारा गिनती हुई मकामी नशिस्त के लिए,
गर्मा गर्मी हो गई, फायरिंग हो गई, 2 अफराद हलाक और 12 के लगभग ज़ख्मी हुए हैं। 3 लोगों को गिरफ़्तार कर लिया गया है। बलूचिस्तान के बारे में बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं। एक गलत फहमी ये भी है कि जी वहाँ की तकरीबन सबकी सब आबादी फेडरेशन विफाक का जो रवैया है 75 साल से मानेदाना, उसकी वजह से अब टोटल बेजार हो चुकी है। भाड़ में जाए बाकी मुल्क में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसे उसकी परवाह नहीं है, ये ऐसा तासुर दिया जाता है। लेकिन मैंने कल भी कहा था, मैं आज भी कह रहा हूँ कि ये जो हंगामे हो रहे हैं मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, इसलिए कि एक विफाकी एक्सरसाइज़ है आम इंतखाबात, और उसमें हार जीत के ऊपर इस तरह का रिएक्शन और वो भी बलूचिस्तान से आना, मुझे तो ये एक सेहतमंद बात लग रही है। हमारे साबिक़ साथी और मौजूदा दोस्त और बहुत अच्छे तज्ज़ियाकार हैं सैयद अली शाह, आज हमें अभी उनसे थोड़ी देर में बात करेंगे। पिछले इलेक्शन से पहले हमने उनसे पूछा था कि भाई बलूचिस्तान का नक्शा बताइए, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, तो उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की थी और तकरीबन वही हुआ जो उन्होंने कहा था। तो हम एतराफ़ करते हैं कि वो ना सिर्फ हमारे दोस्त हैं बल्कि एक बेहतरीन साइंटिफिक पंडित के तौर पे भी शायद आगे चल के वो मुल्क व कौम और कौमी मफाद के काम में आएंगे। अली शाह ने कहा क्या, ज़रा वो सुन लीजिए। आज टेम्परेचर देख रहा हूँ, पॉलिटिकल टेम्परेचर, वो जितने लोग गए हैं नून में वो अक्सर हारने वाले, अच्छा, खाबाक हारने वाले हैं। ये थोड़ा सा इसको जरा आप लोग गौर से सुन ले, मैं कर रहा हूँ। आज से जो पीपल्स पार्टी में गए हैं, सरफराज बुख्ती, सरफराज डोमकी, नवाब सनाउल्लाह ज़ेरी, इस तरह के जो लोग गए हैं शख्सियात, ये जीतने की पोजीशन में है। अच्छा। अब पीपल्स पार्टी में जो लोग गए हैं, जो शख्सियात गए हैं, उन सीटें निकल जाएंगी। बिल्कुल, ये तो आपने बहुत ज़बरदस्त बात बताई है। इससे हमें थोड़ा सा, और इसको हम रिकॉर्ड करके रखेंगे, आपकी पेशेंट गोई जो है ना, ये फिर हम चलाएंगे भी अगर ऐसा ही होता है जैसे आप कह रहे हैं। ये भी वादा करें कि ज़राहट के पे ये जरूर चलाएं। जरूर चलें, ठीक है, डील डन है। देखिए वादा पूरा हुआ। एक और धरना मैं भूल गया जिक्र करना, गवादर में जारी है। हुसैन वाडेला जो हैं वो नेशनल असम्बली की सीट से थे, वो भी हार गए या उन्हें हरा दिया गया है, और सुना यह था कि बड़े भारी फ़र्क से वो जीत रहे थे और फिर अचानक से वो हुआ, तो वहाँ भी लोग बेचैन हैं। सैयद अली शाह हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन पहले एक ब्रेक ले लें, उसके बाद उनसे गुफ्तगू करते हैं। वेलकम बैक। मैं इंतखाबी पोलिंग जो साइंस है उसके माहिर इदारे फाफिन की ताज़ा तरीन रिपोर्ट पढ़ रहा था। बलूचिस्तान में 2018 में 45.3% वोट पड़े थे, और इस बार फाफिन का कहना है कि 3% कम है, 43%। तो लेकिन 43% भी बलूचिस्तान के लिहाज से अच्छे खासे हैं अगर पड़ गए हैं। उसके बावजूद वहाँ हाय वावेला है, मैं आपको बता चुका हूँ। जिन्हें जीतने की सब उम्मीद कर रहे थे वो अचानक से हार गए। कुछ अजनबी लोग या कुछ जो गुमनाम लोग थे वो मौजूदी तौर पे जीत गए, भारी अस्करियत से जीत गए। तो ये सारे सिलसिले वहाँ चलते रहे, उसकी वजह से प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं। सैयद अली शाह, आप बस शुरू हो जाएं कि ये नक्शा क्या है बलूचिस्तान का आज का। बहुत शुक्रिया आप तमाम तीनों जो साथी है, एक तो आपने ऑन एयर किया मेरे क्लिप को, उसका भी शुक्रिया। जहाँ तक इंतखाबी नक्शे की बात है, आपने एक अच्छा वो पेश किया, लेकिन इतना मैं बता दूं कि इस वक्त जो सूरत हाल है पूरे बलूचिस्तान में ज़िंदगी मफलूज होकर के रह गई है। शटर डाउन हड़ताल है, जो आरओ के दफातर है उनका मुआसरा है, उनके सामने एहतिजाजी मुजाहरे क्वेटा में है, चमन में है, केच में है, गवादर में है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ जो अजला है या डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर्स है वहाँ पर जारी है। इम्पोर्टेंट बात यह है कि ख़ास कर बलूचिस्तान को सिंध से मिलाने वाली कौमी शाहराह, पंजाब से, खैबर पख्तूनख्वा से, इसी तरह ईरान से और पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान से, ये जितनी भी शाहराहें हैं, गुज़श्ता 7 रोज से यहाँ पर ट्रैफिक कभी खुलता है कभी मुअत्तल होता है। सियासी लोग या उम्मीदवार जो है वो आते हैं मैदान में, वो कहते हैं कि जी
हमारी कामयाबी को शिकस्त में तब्दील कर दिया गया है। उस्ताद साहब आपने ठीक कहा, बलूचिस्तान में इंतखाबात के लिए, पार्लियामेंट के लिए, सूबाई असम्बली के लिए, कौमी असम्बली के लिए ये एजिटेशन जो है ये यकीनन एक हेल्दी साइन है। आपने ठीक कहा। अब हेल्दी साइन को कौन सुनेगा? अब ऐसा होता है कि सुबह एक उम्मीदवार जीता है, वो डोल जो है उस पर नाच शुरू कर देते हैं, फिर पता चलता है शाम को कि जी आप जो है इन वोटों में आप हार गए, कोई दूसरा उम्मीदवार सामने आ जाता है, लोग मिठाइयां तकसीम करते हैं, बंगड़े डालते हैं, सब कुछ करते अच्छा, हैं। अली शाह, अभी आपसे वक्फे के दौरान बात हो रही थी, कुछ ऐसे पुरस्कार कैंडिडेट भी हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन फिर अचानक पता चला कि वो तो जीत गए। कोई ऐसी मिसालें भी हैं? देखिए, मिसालें एक ये गोरगेज ब्रदर्स है, गोरगेज फैमिली है, इस हवाले से यहाँ लोगों के पास, मतलब कम से कम मेरे पास कोई मालूमात नहीं है। सिर्फ ये पता है कि ये चागी से आए हैं। अब ये इनका कोई पॉलिटिकल भी इस तरह का कोई बैकग्राउंड नहीं है। अच्छा, ये अचानक चले गए वहाँ गवादर की जो नेशनल असेंबली की सीट है वो भी जीत गए। क्वेटा शहर से भी ये कजन्स है। किस पार्टी से? कहाँ मतलब नहीं पता ना। नहीं, पार्टी का भी नहीं पता कि किस पार्टी से। पार्टी जो है जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उनकी। अच्छा। वो अचानक अब इस तरह है कि सरियाब की सीट है, नेशनल पार्टी के उम्मीदवार थे हाजी अता मोहम्मद बुंगलजई, उनका ऐलान हुआ। वो अपने तौर पर जाहिर इतनी यहाँ पे ज्यादा वोट कास्ट नहीं होते हैं, 7,000, 8,000, 10,000 ये यहाँ पे मतलब जो जीतने वाला है ये रेशियो होता है। वो जीत गए, बड़े बंगड़े डाल रहे थे। सुबह पता चला कि जी कोई गोरगेज साहब जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वो अचानक आ गए। तो इस तरह की मिसालें हैं। और मैं आपको बता दूं, 2002 के इलेक्शन, 2008 के जनरल इलेक्शन, 2013 के इलेक्शन, 2018 के इलेक्शन, इन तमाम जनरल इलेक्शंस को मैंने जाती तौर पर कवर किया है। इस लेवल का मैंने एजिटेशन नहीं देखा है। और इस लेवल का मैंने ये भी नहीं देखा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान या रिटर्निंग ऑफिसर जो जिम्मेदारान है, जीता हुआ बंदा जो है वो हार जाता है। तो डिलेइंग टैक्टिक्स, ये जो ताखीर है, इससे भी शकूक व शुबात ने जन्म लिया है। अब मैं एज ए यहाँ क्वेटा का शहरी, मेरे ज़हन में भी एक सवाल है कि कराची में 1 लाख वोट लेने वाला, 1.5 लाख वोट लेने वाला, लाहौर में, फैसलाबाद में, खैबर पख्तूनख्वा में, उसका ऐलान जो है विदिन 24 आवर्स किया जाता है। बलूचिस्तान में क्या अजाब है कि यहाँ पे 100 पोलिंग स्टेशन है या 80 पोलिंग स्टेशन है, उसका ऐलान आप 48 घंटे 72 घंटे में आप नहीं करते हो। सियासी जमातें जो है, अब जाहिर है पहले हमने कवर किया था एक उम्मीदवार एक सियासी जमात, ये होता था। अब तो सारे सरापा एहतजाज है। तो अली शाह, जैसे अभी बात हो रही थी कि चले अगर इसमें भी हम पॉजिटिविटी ढूंढे तो कम से कम लोग अपने वोट की तो इज्जत को खुद ही प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। जी, सरफराज बुख्ती साहब को मुबारकबाद दे देंगे। अभी उस पर भी आते हैं, कोई सुनवाई नहीं है। तो ये फिर जो गुस्सा है ये किस तरफ जाएगा, आपको क्या लग रहा है? क्योंकि जैसे आप कह रहे हैं पूरा सूबा मफलूज है, तमाम शराएं ब्लॉक की गई हैं, क्या आप लोग कहेंगे कि यार अब कोई फायदा ही नहीं है, या आपको लग रहा है कि ये चीज चलेगी आगे? देखिए, ये तो अभी इलेक्शन ट्राइब्यूनल बलूचिस्तान के लेवल पर बन गया, जिस तरह पूरे मुल्क में बने हैं। यहाँ पे ये अपीलें दायर करेंगे, यहाँ से किस तरह होता है, ये जिस तरह इंसाफ के मुतकाजी है या जिस तरह इंसाफ इनका मुतालबा है, इंसाफ मिलता है नहीं मिलता है, फिर ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी जाएंगे। लेकिन इस वक्त मैं आपको बता दूं, ये हेल्दी साइन जरूर है। अब कौन सुने? जो जिम्मेदारान है कम से कम उनको सुनना चाहिए। इस मर्तबे मैं आपको बता रहा हूँ, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी में मुखाना चिकजई की, नेशनल पार्टी डॉक्टर अब्दुल मालिक बलूच की, इसी तरह अवामी नेशनल पार्टी का एजिटेशन है चमन में। इसके अलावा पश्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टी जिसके सरबराह खुशहाल खान काकड़ है, इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जमात उलमा इस्लाम की उनकी जानिब से भी एजिटेशन है। केच में, गवादर में, चमन में, पिशीन में, क्वेटा शहर में, कलात में। अब कलात में भी वहाँ पे जमात के जो कैंडिडेट है उन्होंने काफी एजिटेशन की है। हाँ, थोड़ा सा ये बता दूं, सिबी में मीर असगर मरी है, वहाँ पे ऑल सिबी इतिहाद है, उनकी जानिब से भी एजिटेशन है। इसी तरह लोरलाई में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के है शम्स हमज़ई, उनकी जानिब से भी एहतजाज है। अब काफी एरियाज है, जितने भी हल्के हैं उन सब पर एजिटेशन है।
अब अगर इतनी यानी बलूचिस्तान के लेवल पर, नेशनल लेवल की तो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है बलूचिस्तान, चूंकि इट मेक्स ओनली 5% ऑफ इंटायर पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान, वो तो खैर अपनी जगह, लेकिन बलूचिस्तान के लेवल पर उसद साहब को पता है, ज़रार साहब और शाहजेब जिलानी साहब, आपको पता है कि ये जो मेन स्ट्रीम बलोच नेशनलिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज, पश्तून नेशनलिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज, साथ ही पीटीआई का भी उनकी जानिब से भी एजिटेशन है, फिर इंक्लूडिंग जमीयत उलमा इस्लाम, ये सारी एजिटेशन है। मेरे ख्याल में इसको सुनना चाहिए, इनके जो खदशात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये एड्रेस करने चाहिए। हमें तो नजर आता है कि इसका कोई जिक्र ही नहीं है ना, न सियासी जमातें कर रही हैं, न मीडिया पे है, और आप ये बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है। ये थोड़ा सा सईद अली शाह ये भी बताएंगे कि हम जानते हैं कि बलूचिस्तान में ये फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सा बंदा किस पार्टी में है, क्योंकि इतना फ्रीक्वेंटली वो चेंज करते हैं पार्टियाँ। अभी ये जो रिजल्ट सामने आए हैं उसमें ये है कि जी पीपल्स पार्टी ने ठीक ठाक परफॉर्म किया है। अब जो लोग पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म पर जीत कर आए हैं, थोड़ा ये हमें इंडिकेशन दे सकते हैं कि उनमें से पीपल्स पार्टी के अपने कौन से हैं और जो बाहर से आए हैं वो उनकी अपने कौन से हैं, और पीपल्स पार्टी के हवाले कौन कौन किया गया? हाँ, हवाले, हाँ, ट्रांसफर पोस्टिंग में उनके हवाले कौन से हुए? देखिए, हवाले पीपल्स पार्टी के जो पुराने लोग हैं वो तो अली मदद जतक है, मीर सादिक उमरानी है, इसके अलावा इस तरह की और कोई शख्सियात नहीं है। नए आने वाले जो है वो जमाल रेसानी है, सरफराज बुगटी है, ये गुरगेज ब्रदरान है, सरदार सरफराज डुमकी है, इस तरह के शख्सियात जो है पीपल्स पार्टी में आए हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा मैं आप जाहिर आपके प्रोग्राम का इम्पैक्ट ज्यादा होता है, मैं एक चीज यहाँ पे इसका एक ह्यूमन एंगल भी है। अब कोयटा टू कराची शाहराह बंद है, कोयटा टू जैकबाबाद बलूचिस्तान को सिंध से मिलाने वाली शाहराह, बलूचिस्तान को पंजाब से मिलाने वाली शाहराह दोरलाई टीची खान ये बंद है, कोयटा को इस्लामाबाद से मिलाने वाली शाहराह जोक के मुकाम पर बंद है। अब जाहिर है बच्चे हैं, खवातीन है, उम्र रसीदा अफराद है, आम लोग है, वो बेचारे एक जगह से दूसरी जगह सफर करना चाहते हैं, कई रोज से वो फंसे हुए हैं, तो इसका एक ह्यूमन एंगल भी है। अब हमारे सूबे का मैं अगर ये कहूँ 70% से ज्यादा जो इलाज मुआवजे के एतबार से जो हमारा डिपेंडेंसी है वो कराची पर है। अब कराची का जो रोड है वो सुबह बंद होता है, शाम को खुलता है, शाम को खुलता है तो सुबह बंद होता है, तो लोग भी एक अजियत से गुजर रहे हैं। बिल्कुल, ये मैंने कहा, इस चीज को जरा हाईलाइट। नहीं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और कोई सवाल? सरफराज बुगटी, सरफराज बुगटी को मुबारकबाद देनी चाहिए शाह साहब जी। सरफराज बुगटी के बारे में क्या कहा आपने? मैं कह रहा हूं उनको मुबारकबाद देने का वक्त आ गया है या नहीं अभी? देखिए, हाँ, ये भी आपने इंपॉर्टेंट सवाल किया। मुबारकबाद का वक्त तो इस वक्त मैं नहीं कह सकता हूँ। ओके। पार्टी के अंदर जो जाहिर है यहाँ पे तो कोalition गवर्नमेंट बनेगी। अब पीपल्स पार्टी में जो इस वक्त वजारत आला के कैंडिडेट्स है, सरफराज बुगटी है, नवाब सनाउल्लाह ज़ीरी है, मीर सादिक उमरानी, वो कहेंगे कि जी हम जियाला बनाएंगे, जियाला फिर अली मदद जतक है, सादिक उमरानी है, इस तरह की शख्सियात है। और ये भी आपको बता दूं, अचानक कोई गोरगेज जंप भी कर सकता है। अच्छा, फिर बात यह है कि मरकज में मुस्लिम लीग नून जो है वो तो जाहिर प्राइम मिनिस्टरशिप उन्होंने ले ली है। जरदारी साहब जो है वो भी तो अल्लाह के नाम पर उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, प्रेसिडेंसी ले रहे हैं, स्पीकर की जो पोजीशन है वो ले रहे हैं, साथ ही चेयरमैन सेनेट वो ले रहे हैं। तो फिर मौलाना फजल रहमान, जाहिर है उनकी जो पोजीशन है वो तो वाइप आउट हो गए खैबर पख्तूनख्वा से, मरकज में वो अपोजिशन में बैठेंगे। यहाँ पे 10-11 निशस्तें हैं, तो मौलाना साहब भी मुतालबा कर सकते हैं कि जी हमारे हवाले फिर बलूचिस्तान करो, कम से कम यहाँ पे वो कुछ करे हमारे लिए। और इसके अलावा जाम कमाल साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान वो नून से है, तो उनकी भी स्ट्रॉन्ग लॉबिंग यहाँ कोयटा में है, और इक़्तिदार के जो बड़े दरवाजे हैं वहां पर भी जाम कमाल। तो अभी मतलब चीफ मिनिस्टर के अभी कॉन्टेस्ट खुला है, अभी मुबारकबाद ना दें। शुक्रिया सैयद अली शाह। एक वक्फा लेते हैं और फिर गजा की बात। वेलकम बैक। पीर के रोज़ जब हम यहाँ पाकिस्तान में इलेक्शन के नताइज में मसरूफ़ थे और अमेरिका में लोग सुपर बोल देखने में मसरूफ़ थे, उस दिन इज़राइल ने रफ़ा पर अपना हमला शुरू कर दिया। रफ़ा फ़लस्तीनियों का आखिरी ठिकाना है। इस छोटी सी जगह में तकरीबन 12 से 14 फ़लस्तीनी पनाहगुज़ीन, 14 लाख पनाहगुज़ीन अभी वहाँ पर मौजूद हैं, और वो इसलिए क्योंकि
स्टेप बाय स्टेप उनको इस तरफ पुश किया गया है। अगर आप ये नक्शा देखें स्क्रीन पर तो इससे आपको पता लगेगा कि पहले नॉर्थ गज़ा से, फिर सेंट्रल गज़ा से, फिर खान यूनिस से लेके अब वो रफ़ा तक है, उसके आगे सिर्फ मिस्र की सरहद है। एक और अगर आप वीडियो देखें तो इससे आपको पता लगेगा कि गज़ा में जो तबाही हुई है वो कहाँ हुई है और कैसे हुई है। एक तरफ आप देख रहे हैं ये है जो लाल में है, ये है वो जो तबाह किए गए, और नीले रंग में जो है जहाँ पर आबादी थी। तो आप देख रहे हैं कि बिल्कुल एन वहाँ जहाँ लोग रहते थे उसको बिल्कुल खाक बना दिया गया है, वहाँ पर सिर्फ खाक और खंडर है। तो अब लोग सिर्फ रफ़ा में हैं। रफ़ा में इस वक्त जितने भी घर हैं या खेमे हैं उसमें एक घर में शायद 20 से 100 लोग रह रहे हैं, और पहले दिन पीर के रोज़ की बमबारी में तकरीबन 14 घरों को तबाह कर दिया। इस वक्त आर्टिलरी फायरिंग हो रही है वहाँ पे, और नासिर हस्पताल को घेरा गया है। रफ़ा में इस वक्त जो फ़लस्तीन की सबसे कम उम्र सहाफ़ी हैं लामा जमूस, उनकी उम्र सिर्फ 7 साल है, उन्होंने दुनिया के लिए एक पैगाम रिकॉर्ड किया है। आप भी सुनिए। लामा को उम्मीद है कि ये सीज ख़त्म हो जाएगी, लेकिन दुनिया ज़ाहिर है ना सुन रही है, ना कुछ कर सकती है। अमेरिका ने ग्रीन लाइट दे दी है, और बल्कि अमेरिकन हुकाम का कहना है कि उनको अभी तक ये भी नहीं पता कि कोई सिविलियन कैजुअल्टीज़ हुई हैं। लेकिन पीर के रोज़ सुबह को चाय पीने से पहले ही जो पहली तस्वीर मैंने देखी रफ़ा से वो ये थी। इसमें एक छोटी सी लड़की एक दीवार के साथ टंगी हुई है, घुटनों के नीचे उसकी आंखें, उसकी टांगें कटी हुई हैं, बिल्कुल जैसे किसी कसाई की दुकान पर एक गोश्त का टुकड़ा दीवार पर लटकाया जाता है। फिर पता लगा कि इसका नाम अमूना हसनून है, और अगर हम आपको इसकी मौत की तस्वीर अनब्लर्ड नहीं दिखा सकते, इसकी ज़िंदगी की एक झलकी ज़रूर आपको दिखा सकते हैं। अमूना के साथ उसके भाई बहन भी थे, मलिक, सिदरा और सूज़ान, इनकी तस्वीरें भी हमारे पास हैं, स्क्रीन पर चल रही होंगी, जिन्होंने 129 दिन गुजारे खौफ में, तबाही में। नहीं पता था कि किस दिन मौत आएगी उनके लिए। एक जगह से दूसरी जगह भागते रहे, भागते रहे, भागते रहे, और बिल आखिर रफ़ा के सेफ जोन में उन्हें भी कत्ल कर दिया गया। ज़ाहिर है सिर्फ ये नहीं है, सैकड़ों लोग हैं, जैसे कि ये बेबी जो इसी बमबारी के दौरान पैदा हुआ था, इसी 129 डेज़ में, और अब आकर इसी बमबारी में फौत हो गया है। मतलब कि इसकी जितनी भी ज़िंदगी थी इसने सिर्फ़ और सिर्फ तबाही और बर्बादी और बर्बरियत में गुजारी है। ज़ाहिर है कि जो ज़िंदा हैं उनका भी एक अलग ही हाल है। और सुपर बोल के दौरान जब इज़राइल $multi-million एड्स चला रहा था कि जी हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है और पूरी दुनिया में हमारे से लोग पता नहीं क्यों नफ़रत कर रहे हैं और एंटी सेमिटिज़म फैल रही है, तो रफ़ा के एक हस्पताल में एक बच्चा आया, उसकी मैं आपको वीडियो दिखाना चाह रहा हूँ। और ज़ाहिर है खून खून है, तो डॉक्टर्स के पास जो भी हैं लिक्विड्स या जो भी एंटीसेप्टिक है उससे उसके खून को साफ़ कर रहे हैं। और वो बार बार डॉक्टर्स से कह रहे हैं कि बेटा मत डरो, और उनको तसल्ली दे रहा है। वो कह रहा है कि नहीं मुझे डर नहीं लग रहा, मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा। ये एक और बच्चा है, इसकी भी वीडियो आपको दिखाते हैं। और इनका कहना है कि इज़राइली मेरे घर में दाखिल हुए और मेरी आंखों के सामने मेरे दोनों वालिदैन को एग्जीक्यूट किया। ये बच गया, पता नहीं इसको क्यों नहीं, कैसे नहीं कत्ल किया, क्योंकि वैसे तो इनको बड़ा शौक़ है फ़लस्तीनी बच्चों को कत्ल करने का। लेकिन इसके आखिरी जुमले हैं कि एक तो काश ये दुनिया तबाह हो जाए, और अगर नहीं तबाह हुई तो एक दिन आएगा जब मैं अपने वालिदैन के खून का बदला लूँगा, अगर इसको ज़िंदा रहने दिया। पिछले हफ्ते, पूरे 2 हफ्तों से हम आपको हिंद रजब के बारे में बता रहे हैं। 5 साल की उम्र है, शायद 6 साल की उम्र थी, जो अपनी एक गाड़ी में थी अपनी कज़न्स, अपने भाई बहन और अपने वालिद साहब के साथ। ये है हिंद। इज़राइली टैंकों ने उनकी गाड़ियों को घेरा और वहाँ पर फायरिंग शुरू हुई। उनकी जो 15 साल की उम्र की कज़न थी लयान हमदेश,
पहले उसने फ़लस्तीनी रेड क्रेसेंट को कॉल की और वो रो रही थी कि हमें बचा लो। ऑडियो के दौरान, फ़ोन कॉल के दौरान, और ये ऑडियो हमने पहले भी चलाई है, गोलियों की आवाज़ आती है और फिर एकदम लाइन कट जाती है। उसके बाद किसी तरह हिंद ने उस फ़ोन को उठाया, उससे खून के धब्बे यकीनन साफ़ किए होंगे, और उसने फिर रेड क्रेसेंट को कॉल की। वो भी हमने ऑडियो आपको चला के दिखाई है। वो कह रही है कि प्लीज़ मुझे आके बचा लो, मुझे आके बचा लो। तो रेड क्रेसेंट को पता था कि वो किस खतरे में जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने इसके बावजूद अपनी एम्बुलेंस भेजी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इजरायली फ़ौज को बताया कि जी हम इस इलाके में जा रहे हैं। इजरायली फ़ौज ने कहा कि जी आप बिल्कुल आएँ, लेकिन फिर उसके बाद उस एम्बुलेंस के साथ भी राब्ता नहीं हो पाया और कई दिनों तक लोग पूछते रहे कि ये कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। ये है वो एम्बुलेंस, ये है वो एम्बुलेंस। और ये इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये है हिंद और उसकी फैमिली के कफन। अभी वो भी वीडियो चलेगी। ये है हिंद की लाश उसके वालिद साहब और उनके भाई बहनों की लाशों के साथ मिली, डिकम्पोज्ड। मतलब कि जिस दिन वो कॉल उन्होंने की थी उसके बाद उसी दिन उसको मार दिया गया। हिंद की गाड़ी की भी विजुअल्स हैं और इसमें इसके साथ साथ ये है हिंद की गाड़ी। जाहिर है कि इसके अंदर जो लाशें हैं वो हम आपको नहीं दिखा रहे। ये है हिंद की गाड़ी और इसके साथ एक अमेरिका का एक तोहफा भी मिला है और वो है यूएस की एंटी टैंक शेल्स। क्योंकि जाहिर है आपको पता है कि आजकल बड़ी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि बाइडेन कह रहा है कि प्राइवेटली वो बड़ा नाराज़ है इजराइल के साथ, लेकिन इतना नाराज़ है कि हर दिन उसको वही इजराइल को वही असला प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे दिन ब हर रोज़ फ़लस्तीनियों को कत्ल किया जाता है, जिससे हिंद को कत्ल किया गया, जिससे हिंद के वालिद साहब को कत्ल किया गया, जिससे हिंद की कज़न को कत्ल किया गया। हिंद की वालदा अलबत्ता अभी भी हयात हैं और उनका एक पैगाम है, ये भी सुन लेते हैं। बहुत बड़ा वाक़या है, तो ज़रा देखते हैं कि इसमें वेस्टर्न मीडिया की क्या हेडलाइंस आई हैं, ज़रा मुलाहिज़ा फरमाइए। ये है CNN, BBC, मुख्तलिफ 5-year-old गर्ल फाउंड डेड। हाँ, जैसे कि किसी तूफ़ान में उसकी गाड़ी फंस गई थी, जैसे कि कोई ज़लज़ला आ गया, जैसे कि पता नहीं कुछ भी हो गया हो। अगर ये एक इजरायली लड़की होती और हमास मिलिटेंट्स इसको इस तरह सराउंड करके मार गए होते तो किस तरह की हेडलाइन होती? बर्बरियत, कोल्ड ब्लड, मर्डर। इनफैक्ट अभी दूसरे दिन ही एक हेडलाइन मैंने देखी थी BBC में, बेबी किल्ड इन रशियन स्ट्राइक, नॉट बेबी फाउंड डेड। लेकिन जाहिर है कि इंसानों के भी दर्जे होते हैं और इनकी आंखों में फ़लस्तीनी इंसान है ही नहीं। तो आज के लिए इतना ही जी, इजाज़त दीजिए, खुदा।